हेलो दोस्तों, बुक सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मार्क मैनसन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ की बात करने वाले हैं, जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इस बुक ने कई लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकाला है और सिखाया है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि उनका यह किताब लिखने का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना नहीं है कि वे अपनी समस्याओं या दुखों से कैसे भागें, और न ही यह किताब महान बनने के बारे में है, क्योंकि महानता और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिमाग का एक भ्रम है। यह किताब आज की सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि है लेट गो। इसका मुख्य संदेश है कि हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम हार भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इससे कैसे निपट सकते हैं और कैसे अपनी पीड़ा को पावर में बदल सकते हैं। हमें हर जगह दिमाग दौड़ाकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि चीज़ों को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से समझने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ यह तय करना है कि क्या महत्वपूर्ण है। इससे आपका आधा काम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यदि आप कमियों के साथ जीवन जीने की आदत डाल लें और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू करें, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को व्यवहारिक रूप में संभाल सकते हैं। यह कोई सामान्य मोटिवेशनल बुक नहीं है जो सिर्फ अच्छा महसूस करवाए, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो सिखाती है कि जीवन में समस्याओं को कैसे संभालना चाहिए। पहला चैप्टर है कोशिश मत कीजिए। आज का समाज अक्सर हमें आदर्श, सकारात्मक और अवास्तविक उम्मीदें अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, सर्वश्रेष्ठ बनो, अमीर बनो और अधिक प्रोडक्टिव बनो। ये सब कुछ दिखावे पर आधारित होते हैं। लोग बार बार यह जताने की कोशिश करते हैं कि यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन असल में जब आप सकारात्मक और खुशहाल बनने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी उन कमियों को उजागर करता है जिन्हें आप मानने को तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए, आप मिरर के सामने खड़े होकर मैं सुंदर हूँ यह बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं। पैसे कमाने के नए नए तरीकों की तलाश इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। ऑथर बताते हैं कि सकारात्मकता और श्रेष्ठता का पीछा करना आपको आपकी वर्तमान कमी का एहसास करवाता है। कोई खुश व्यक्ति मिरर के सामने खड़े होकर खुद को यह नहीं कहता कि वह खुश है, क्योंकि वह वास्तव में खुश होता है। इसी तरह कोई आत्मविश्वासी अमीर व्यक्ति यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह आत्मविश्वासी या अमीर है, क्योंकि वो असलियत में होते हैं। जब हम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यह हमारी मानसिक शांति को बर्बाद कर देता है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण और सच्ची हैं। यदि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत है, तो आप इस बात पर भी गुस्सा करते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करते हैं। इस प्रक्रिया को फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहा जाता है। यह मनुष्य होने की खूबी भी है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने विचारों पर चिंतन कर सकता है। आज की कंज्यूमर कल्चर और सोशल मीडिया ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि नेगेटिव अनुभव जैसे चिंता, गिल्ट और डर सामान्य नहीं है। जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो हमें दुनिया के लोग बहुत खुश और सफल दिखते हैं। आपकी उम्र के लोग शादी कर रहे हैं, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, जबकि यह सच नहीं। जब हमारे पूर्वज अच्छा महसूस नहीं करते थे, तो वे इसे जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया मानते थे। लेकिन आज जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, तो हम सोशल मीडिया के कारण और दुखी हो जाते हैं। खुशी के पीछे भागने और हर स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश हमें मानसिक तनाव में डाल देती है। इसलिए कोशिश मत कीजिए। यह वाक्य चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसमें गहराई है। ऑथर बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ को कम गंभीरता से लेते हैं या उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, तो परिणाम बेहतर होते हैं। जैसे आत्मविश्वास तब अधिक होता है जब आप इस पर ध्यान नहीं देते और बस अपना काम करते हैं। यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। दुख या तकलीफ से बचने की कोशिश करना भी एक तरह का दुख ही है। कष्ट, पीड़ा और चुनौतियाँ जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें हटाना न केवल असंभव है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। हमें इन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए और इनसे सकारात्मक तरीके से निपटना चाहिए। हम अक्सर उन चीज़ों और लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो इसके लायक नहीं होते, जैसे यदि कोई अजनबी हमसे रूखा व्यवहार करे या हमारा पसंदीदा टीवी शो बंद हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है
हमें यह तय करना होगा कि हमें किसे महत्व देना चाहिए। यह प्रक्रिया कठिन है और इसमें अनुशासन और अभ्यास की ज़रूरत है। हमारे दिमाग को आदत है समस्याएं उत्पन्न करने की, भले ही वास्तविकता में कोई बड़ी समस्या न हो। यही कारण है कि हमें अपने समय और एनर्जी को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। केवल उसी में पूरी तरह फोकस करने से हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। अगला चैप्टर है आपकी खुशी ही प्रॉब्लम है। ऑथर बताते हैं कि हम इंसानों को प्रॉब्लम्स और पेन कॉन्स्टेंटली फेस करनी पड़ती है क्योंकि यह ह्यूमन इवोल्यूशन का हिस्सा है। इनसे जन्मी डिससेटिस्फैक्शन और इनसिक्योरिटी हमारे सर्वाइवल और कुछ नया करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान ऐसे बने ही हैं कि हमारे पास जो है उससे हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं और जो नहीं है वो हमें चाहिए। तकलीफ़ें हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। जैसे अगर हमारा हाथ गर्म बर्तन से जल जाता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। यह पेन एक वार्निंग की तरह काम करता है। यह हमारी नर्व सिस्टम का हिस्सा है जो बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसी तरह साइकोलॉजिकल पेन भी हमेशा खराब नहीं होता। रिजेक्शन और फेलियर का इमोशनल पेन हमें भविष्य में मिस्टेक्स से बचना सिखाता है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप जिम में मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन इससे नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और समय पर जिम जाना। हमारी प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि बदलती और अपग्रेड होती रहती हैं। खुशी प्रॉब्लम सोल्व करने से आती है। यहाँ सोल्विंग शब्द बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं और खुद को दुखी बना लेते हैं। कुछ लोग विक्टिम बनकर प्रिटेंड करते हैं कि वह प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं कर सकते और इसके लिए दूसरे लोगों या परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसा करना बेहतर महसूस करवाता है, लेकिन लंबे समय में यह दुखदाई साबित होता है। हैप्पीनेस कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए जो हमें अच्छा महसूस करवाए। ये कभी सिंपल हो सकती हैं, जैसे अच्छा खाना खाना या नई जगहें एक्सप्लोर करना। वहीं कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड हो सकती हैं, जैसे ऐसा करियर चुनना जिसमें काम करने का मज़ा आए या अच्छे दोस्त बनाना। किसी से पूछा जाए कि वह लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं तो उनके पास कई आइडियाज़ और जवाब होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इसे पाने के लिए वे कितनी मेहनत करने या कितनी चुनौतियां सहन करने के लिए तैयार हैं तो उनके पास कुछ खास जवाब नहीं होता है। लोग अच्छी फिजिक चाहते हैं लेकिन फिजिक्स और पेन से बचना चाहते हैं। वे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क, अनसर्टेनिटी और कड़ी मेहनत से डरते हैं। असलियत यह है कि लोग रिवॉर्ड चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं। उन्हें रिजल्ट से लगाव है, प्रोसेस से नहीं। लेकिन जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए स्ट्रगल करना ज़रूरी है। सक्सेस सीधे ग्राउंड से फूलों की तरह नहीं उगती। आपकी सक्सेस इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप क्या करने को तैयार हैं। पेन फ्री जिंदगी नामुमकिन है। आपको चुनना ही पड़ेगा कि आप किस तरह का स्ट्रगल करना चाहते हैं। आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने गोल्स के लिए कितनी मेहनत करने के लिए डिटरमाइंड हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी स्ट्रगल ही हमारी सक्सेस को डिटरमाइन करती है। हमारी प्रॉब्लम्स खुशी को जन्म देती हैं और साथ ही हमें बेहतर और अपग्रेडेड प्रॉब्लम्स की ओर ले जाती हैं। अगला चैप्टर है आप स्पेशल नहीं हैं। ऑथर बताते हैं कि कई लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। जब उन्हें गलती करने पर टोका जाए या अच्छी सलाह दी जाए तो वे सामने वाले को ही ईर्ष्यालु और हेटर मानते हैं। ऐसे लोग खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो। उनका मानना होता है कि वे हर अच्छी चीज़ डिजर्व करते हैं, चाहे वे इसके काबिल हों या नहीं। लेकिन हमारी सेल्फ वर्थ की असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि हम नकारात्मक घटनाओं को कैसे हैंडल करते हैं, न कि सकारात्मक घटनाओं को। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और दुखी या असहाय महसूस करते हैं तो हमें अवचेतन रूप से लगता है कि हम या तो यूनिकली स्पेशल हैं या यूनिकली कमनसीब। लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत समस्या जैसा कुछ नहीं होता। आपकी जो समस्या है, संभव है कि वह दुनिया में करोड़ों लोगों ने पहले भी झेली हो और भविष्य में भी कई लोग इसका सामना करेंगे। इस समझ से समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन यह विक्टिम मानसिकता को रोक देती है। इससे आपको समझ आता है कि आप स्पेशल नहीं हैं। अधिकतर लोग कुछ चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं,
लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम एवरेज ही होते हैं। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर ने हमारी सोच को बदल दिया है। जब हम बड़े बड़े क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या राजनेताओं को देखते हैं तो हमें इनसिक्योर महसूस होता है। आजकल हर सेलिब्रिटी, बिजनेस टाइकून और पॉलिटिशियन कहते हैं कि हर किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए तो उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी। जीवन में बेल कर्व 3 हिस्सों में बंटा होता है। शुरुआत में एक्सीलेंट, अंत में एक्सट्रीम लो और बीच में एवरेज। आज के समय में एवरेज को असफलता के रूप में देखा जाता है। लोग या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं या अत्यधिक दुखी होकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में किसी क्षेत्र में बेहतर होते हैं वे खुद को बेहतरीन नहीं मानते। वे हमेशा सुधार पर ध्यान देते हैं और खुद को एवरेज मानते हुए बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ बड़ा बनने का दबाव या नेक्स्ट बिग थिंग बनने की चाहत आपके अंदर ही अंदर आपको खा सकती है। हमेशा खुद को साबित करने की ज़रूरत स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाती है। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए, छोटे छोटे कदमों से सुधार पर ध्यान देना चाहिए और ज़िंदगी के बुनियादी अनुभवों को सराहना चाहिए। बेसिक एक्सपीरियंसेस जैसे साधारण दोस्ती निभाना, कुछ नया बनाना, ज़रूरतमंद की मदद करना, एक अच्छी किताब पढ़ना या किसी करीबी के साथ खुलकर हंसना, इन्हें महत्व देना चाहिए। ये चीज़ें भले ही बोरिंग लगें क्योंकि वे साधारण हैं, लेकिन असल में यही चीज़ें मायने रखती हैं। अगला चैप्टर है आप हमेशा चुनते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हम कोई प्रॉब्लम चुनते हैं तो हमें एम्पावर्ड फील होता है, जबकि जब हमारे ऊपर हमारी इच्छा के खिलाफ कोई समस्या डाल दी जाती है तो हम दुखी और मायूस हो जाते हैं। हमारे साथ क्या होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसे कैसे प्रतिभाव देते हैं ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है। हम इसे माने या ना माने, लेकिन हम हमेशा हमारे एक्सपीरियंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। पॉइंट यह है कि हम हमेशा चूज करते हैं, चाहे हम यह माने या न माने। एक प्रसिद्ध वाक्य है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन चलिए इसके नाम को चेंज करते हैं, विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। जितना हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करेंगे उतना ही एम्पावर्ड महसूस करेंगे। यही कारण है कि हमारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना ही उन्हें सुलझाने का पहला कदम है। कई लोग अपनी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेना मतलब यह स्वीकार करना कि यह उनकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट साथ में चल सकते हैं, लेकिन वे एक ही चीज़ नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको अपनी गाड़ी से टक्कर मार दूं, तो यह मेरी गलती भी होगी और मेरी जिम्मेदारी भी। लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जिनमें हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हम उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन सुबह उठकर आप देखते हैं कि एक नवजात शिशु को कोई आपके दरवाजे पर छोड़ गया है, तो यह आपका फॉल्ट नहीं है कि वह बच्चा वहाँ है, लेकिन अब वह आपकी जिम्मेदारी ज़रूर है। आपको चुनना पड़ेगा कि उसे वहीं छोड़ दें, उससे छुटकारा पाएं, उसे इग्नोर करें या उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करें। आपकी सभी चॉइस के साथ समस्याएं और जिम्मेदारियां जुड़ी होंगी। फॉल्ट अतीत की बात है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान की। फॉल्ट उन चॉइसेस का परिणाम है जो हमने पहले ली हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चॉइसेस का परिणाम होगी जो हम अभी बना रहे हैं। किसी को आपकी सिचुएशन के लिए ब्लेम करना और उस व्यक्ति का वास्तव में आपकी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप अपने दुख के लिए किसी को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। आप अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हमेशा चॉइस करते हैं। वैसे ही दोस्तों, कई लोग साइकोलॉजिकल, इमोशनल, न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक खामियों से पीड़ित होते हैं जो उन्हें जन्म से होती हैं। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। हम उन्हें उनकी समस्याओं या बाधाओं के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ट्रीटमेंट लें, थेरेपी का सहारा लें या कुछ भी न करें। ये पूरी तरह उनकी चॉइस है। मान लीजिए आपके सिर पर बंदूक रखकर कोई आपसे कहे कि आपको 26 मील 5 घंटे के अंदर चलना होगा, वरना आपकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके विपरीत कल्पना कीजिए कि आपने अच्छे शूज़ खरीदे हैं, कड़ी ट्रेनिंग की है और अपनी पहली मैराथन कंप्लीट कर रहे हैं, जहां आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आपको चीयर कर रहे हैं। यह आपकी लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट होगा।
पहले उदाहरण में आप खुद को मजबूर महसूस करेंगे, जबकि दूसरे में आप पूरी तैयारी और उत्साह के साथ अपना बेस्ट देंगे। कोई समस्या पेनफुल है या पावरफुल, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे चुना है या वह आप पर थोपी गई है। अगला चैप्टर है, आप हर चीज़ के बारे में गलत हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हम अपने अतीत, खुद के बारे में, संस्कृति और इस दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो जो विचार हमारे पहले थे वे शायद आज न हो। ये प्रक्रिया पूरी जिंदगी चलती रहती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी गलतियां और कमियां स्पष्ट हो जाती हैं, और यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने ग्रोथ की है। माइकल जॉर्डन का एक प्रसिद्ध कोट है जिसमें वह कहते हैं, आई एम ऑलवेज रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट्स व्हाई माई लाइफ इम्प्रूव्स। ग्रोथ एक निरंतर प्रक्रिया है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम गलत से सीधे सही नहीं होते, बल्कि गलत से थोड़ा बेहतर गलत होते हैं। हम हमेशा सच्चाई और परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते। यही असल प्रक्रिया है। हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः कोई भी परफेक्शन या परफेक्ट विचारधारा जैसी चीज़ नहीं होती। हम अपने अनुभवों के आधार पर तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वे अनुभव भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती हैं, उनकी व्यक्तिगत कहानियाँ और परिस्थितियाँ अलग होती हैं। इसलिए हमारी सही या गलत भी अलग अलग हो सकती हैं। कई लोग यह मानते हैं कि वे जीवन में हर समय सही हैं, और इस वजह से वे असल जिंदगी कभी जी ही नहीं पाते। निश्चितता, सर्टेनिटी, ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ तक कि जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं वे भी सवालों के घेरे में हो सकती हैं। हमारी वैल्यूज़ की कमियों को स्वीकार करना ग्रोथ का एक आवश्यक कदम है। निश्चितता के पीछे भागने के बजाय हमें अपने विश्वासों, भावनाओं और भविष्य को लेकर शंका करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और उसे लगता है कि वह प्रमोशन डिजर्व करता है, लेकिन बॉस से यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे असफलता और रिजेक्शन का डर है। उसे डर है कि कहीं उसकी स्किल्स पर्याप्त न निकलें। पीड़ादायक निश्चितता में बैठकर यह सोचना कि कोई आपके टैलेंट को नहीं समझता आसान है, बजाय इसके कि आप अपने विश्वासों को परखें और उनके बारे में सुनिश्चित हों। हमारा दिमाग इम्परफेक्ट है। हम जो कुछ देखते और सुनते हैं उसमें अक्सर गलती करते हैं। हम चीज़ों को भूल जाते हैं और गलत ढंग से समझ लेते हैं। जब हमारा दिमाग किसी मीनिंग को पकड़ लेता है तो वह उसे जकड़ कर रखता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन ऐसा है। हम उस विश्वास या विचार के प्रति बायस हो जाते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते, भले ही हमारे सामने उसके विपरीत सबूत हो। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि एक्यूरेसी के लिए। हमारा ब्रेन पहले के अनुभवों की मदद से वर्तमान स्थितियों का आकलन करता है। अगर मैं मान लूं कि मैं एक अच्छा कुक हूं और इस सोच को बदलने के लिए कोई प्रयास न करूं, तो मैं इस विषय में प्रगति नहीं करूंगा। बुद्ध ने कहा है, आपको इस विचार को छोड़ देना चाहिए कि आप अस्तित्व में हैं, क्योंकि यह विचार आपको बांधता है और आपकी ग्रोथ के अवसर कम कर देता है। जहां मैं होता है वहां ईगो होता है, वहां ग्रोथ के लिए कोई जगह नहीं होती। अगला चैप्टर है, असफलता ही आगे का रास्ता दिखाएगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता या सुधार एक रात में नहीं आता, ये हजारों असफलताओं का परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम में आपसे अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसने उस काम को आपसे अधिक बार आजमाया और असफलता का सामना किया है। यदि कोई व्यक्ति आपसे बेहतर है तो इसकी वजह यही है कि उसने प्रयास और असफलता को आपसे अधिक अनुभव किया है। हम अक्सर असफलता से डरते हैं और कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। इस डर की वजह से हम समझौता कर लेते हैं, हालांकि असफलता ही हमें यह सिखाती है कि हमारे लिए क्या काम करेगा। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, हमारी शिक्षा प्रणाली, जो हमारी क्षमता को केवल ग्रेड के आधार पर तय करती है। दूसरा, मास मीडिया, जो हमें केवल बड़ी सफलताओं के बारे में बताती है, लेकिन उन सफलताओं के पीछे हजारों घंटों की मेहनत और कई बार की असफलताओं का जिक्र नहीं करती। हम किसी भी चीज़ में तभी सफल हो सकते हैं जब हम असफल होने के लिए भी तैयार हों। असफलता और दर्द सफलता के प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे अधिकांश उपलब्धियां विपरीत परिस्थितियों का सामना करके ही आती हैं। दर्द हमें मजबूत, अधिक लचीला और ज़मीन से जुड़ा बनाता है। कई कैंसर सर्वाइवर्स अपनी लड़ाई जीतने के बाद पहले से कहीं अधिक मजबूत और आभारी महसूस करते हैं। डर, चिंता और उदासी हमेशा नकारात्मक या अनचाही नहीं होती। कई बार ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होती है।
इसलिए असफलता को गले लगाना और इसे सीखने का अवसर मानना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। अगला चैप्टर है ना कहने का महत्व। आज की सकारात्मकता या उपभोक्ता कल्चर में हमारा विश्वास बना दिया है कि हमें जितना संभव हो सके उतना स्वीकार करने वाला और सकारात्मक होना चाहिए। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प किताबों में भी यही बताया जाता है कि खुद को अवसरों के लिए तैयार रखो, सब कुछ और सभी को स्वीकार करो, और इसी तरह की अच्छी और सकारात्मक बातें की जाती हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ों को अस्वीकार करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ का मूल्य समझने के लिए आपको उसे सीमित करना पड़ता है। आप जीवन में तभी निश्चित स्तर की खुशी और अर्थ पा सकते हैं जब आप खुद को एक ही रिश्ते, एक ही कार्य या एक ही करियर में निवेश करेंगे, और यह इन वैकल्पिक विकल्पों को अस्वीकार किए बिना संभव नहीं है। किसी एक चीज़ को चुनने के लिए दूसरी को अस्वीकार करना ही पड़ता है। यदि किसी को अपनी शादीशुदा जिंदगी को सबसे महत्वपूर्ण भाग बनाना है तो उसे अनावश्यक रिश्तों को अस्वीकार करना होगा। यदि किसी को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी है तो उसे वजन घटाना है तो अस्वस्थ भोजन को अस्वीकार करना होगा। हम जीवन के हर चरण में इस प्रकार के निर्णय लेते हैं और यही हमें परिभाषित करता है। अगला चैप्टर है अंत में आपकी मृत्यु होती है। आपके दो रूप होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा मानसिक या कॉन्सेप्चुअल। द फिजिकल यानी हमारा शरीर और कॉन्सेप्चुअल यानी हमारे खुद के बारे में विचार। हम सभी जानते हैं कि हमारा यह शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, जब हम मर जाएंगे, लेकिन यही विचार हमें अनजाने में डराता है। इसी कारण हम यह प्रयास करते हैं कि हमारा मानसिक या कॉन्सेप्चुअल सेल्फ हमारे मरने के बाद भी अमर रहे। इसी वजह से लोग अपने नाम को इमारतों, मूर्तियों या किताबों में लिखवाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें मरने के बाद भी याद रखा जाए। इसे मॉडर्न इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट कहा गया है। धर्म, राजनीति, खेल, कला और तकनीकी आविष्कारों में भी इसे पाया जाता है। हालांकि इसके बजाय लोगों को मौत की सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। इन असंगत अमरता के सपनों के पीछे भागने की बजाय उन्हें वर्तमान में जीना शुरू करना चाहिए। प्राचीन ग्रीस और रोम के दार्शनिकों ने भी सिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए मौत के विचार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि कैसे हमारे कार्य दुनिया को हमारे जाने के बाद भी थोड़ा बेहतर और अलग बना सकते हैं। आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जो दुनिया में कुछ योगदान दे सके? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे अधिकांश लोग टालते हैं क्योंकि यह कठिन है और डरावना भी। ज़्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ना ढूंढने के कारण हम बेवजह की चीज़ों और लोगों को हमारे दिमाग पर कब्जा करने देते हैं। हमें खुद को अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठाना चाहिए और दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। एरिस्टोटल, हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक या दुनिया के अन्य महान विचारकों ने एक ही बात कही है, सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपने से बड़े किसी उद्देश्य या चीज़ की परवाह करते हैं। मानना चाहिए कि आप चाहे कुछ छोटा ही करें, लेकिन इस दुनिया में कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान अवश्य दे रहे हैं। यही जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य है। इसीलिए लोगों की परवाह छोड़कर वह करना चाहिए जो आपके लिए मायने रखता है। बाद में मुड़कर देखने पर ऐसा न लगे कि अब समय भी नहीं बचा और आपने सबकी सुने लेकिन कभी अपनी आवाज़ नहीं सुनी। दोस्तों, तो यह थी बुक की समरी। यह सभी सेल्फ हेल्प बुक्स से अलग और प्रैक्टिकल बुक है जिसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी गहराई से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।